गुड आफ्टरनून माय डियर फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं अरस्तु के बारे में। तो इंग्लिश में अरिस्टोटल कहा जाता है इनको, और उत्तराखंड एलटी के अगर सिलेबस की बात करें तो उसमें अरस्तु भी हमारे पास है, और अरस्तु यानी कि यथार्थवाद के जनक, ठीक है, फादर ऑफ रियलिज्म जिनको बोला जाता है। प्लेटो पे वीडियो बना रखी है, तो आज की वीडियो जो है अरस्तु पे है, तो स्टार्ट कर रहे हैं। और इस वीडियो में जो है इनसे रिलेटेड यहाँ पे जो है इनके बारे में तो जानेंगे ही, और इनसे रिलेटेड जो एमसीक्यूज हैं वो भी यहाँ पे लास्ट में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा, ठीक है। तो पहले हम इनके बारे में पढ़ लेते हैं कि अरस्तु कौन थे। अरस्तु की अगर बात की जाए, एक यूनानी दार्शनिक है, ठीक है, एक यूनानी दार्शनिक थे ये अरस्तु। और इनका जन्म जो है आप देख सकते हैं 384 ईसा पूर्व यूनान ग्रीस के मैसेडोनिया राज्य के स्टेजीरा उपनगर में हुआ था। स्टेजीरा या स्टेगीरा दोनों तरीके से आपको इसका प्रोनाउंसिएशन देखने को मिल सकता है। तो स्टेजीरा यहाँ पे देखने को मिल रहा है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे इनका जन्म हुआ था और यूनानी दार्शनिक थे। इनका जन्म अगर बात करें 384 ईसा पूर्व में हुआ था, और इनकी डेथ जो हुई थी 322, ठीक है, 322 ईसा पूर्व, और ये भी यूनान में ही हुई थी, ठीक। अब बात करते हैं आगे, इसमें क्या दे रखा है हमें। निवासी थे। इनके पिताजी की अगर बात करें तो इनके पिताजी निकोमेनस, इनके पिताजी का नाम निकोमेकस था। निकोमेकस यूनान के एथेंस राज्य के निवासी थे। यूनान के एथेंस राज्य के निवासी थे इनके पिताजी निकोमेकस। अपनी जीविका कमाने हेतु वो मैसेडोनिया आ बसे थे। मैसेडोनिया के राजा फिलिप के चिकित्सक थे। वो कौन थे? जो निकोमेकस थे इनके फादर, वो अगर बात करें मैसेडोनिया के जो राजा फिलिप थे उनके यहाँ वो चिकित्सक थे, यानी कि उनके चिकित्सक थे वो, ठीक। ये तो इनके बारे में हो गया, ठीक। अब बात करें जब ये 17 साल के थे, जब ये 17 वर्ष के थे, तो इसके बाद क्या हुआ, उन्हें उस समय की विश्वविख्यात जो एथेंस स्थित प्लेटो की एकेडमी में प्रवेश दिलाया गया। किसको? अरस्तु को। अरस्तु एकेडमी के सबसे अधिक मेधावी छात्र थे। कुछ ही समय में ये प्लेटो के प्रिय शिष्य बन गए। प्लेटो इन्हें अपनी एकेडमी का मस्तिष्क कहा करते थे। अब क्वेश्चन ये बनेगा, प्लेटो अपनी एकेडमी का मस्तिष्क किसे कहा करते थे? तो अरस्तु को कहा करते थे। और अगर बात करें एक सीक्वेंस की, तो सीक्वेंस क्या है? देखिए, पहले नंबर पे हमारे पास आते हैं सोक्रेट्स। पहले नंबर पे कौन आते हैं? सोक्रेट्स आते हैं। उसके बाद आते हैं हमारे पास प्लेटो। उसके बाद हमारे पास है कौन? अरिस्टोटल, ठीक है, अरिस्टोटल है। और नेक्स्ट अगर बात करें तो उसके बाद हमारे पास कौन है? सिकंदर करके, ठीक। ये सीक्वेंस है किसका? देखिए, सुकरात के शिष्य कौन थे? प्लेटो। प्लेटो के शिष्य कौन थे? अरस्तु। और अरस्तु के शिष्य कौन थे? सिकंदर। ये एक क्वेश्चन यहां से भी बन सकता है कि शिष्य या गुरु से रिलेटेड। तो सुकरात के शिष्य कौन हो गए? प्लेटो। प्लेटो के गुरु का नाम सुकरात। सुकरात यानी कि प्रश्नोत्तर विधि के लिए जाने जाते हैं, और प्लेटो संवाद विधि के लिए जाने जाते हैं, और अफलातून के नाम से भी इनको जाना जाता है। इन पे वीडियो हमने बना रखी है। और साथ ही बात करें तो ये फादर ऑफ आइडियलिज्म इनको कहा जाता है, यानी कि आदर्शवाद का जनक इनको कहा जाता है। अरस्तु की बात करें तो अरस्तु किसके शिष्य थे? प्लेटो के। और अरस्तु के गुरु का नाम क्या था अगर ऐसे पूछा जाता है, तब भी कौन थे? प्लेटो। और प्लेटो ने इन्हें अपने जो है अपनी अगर बात करें जो अभी हमने पढ़ा कि अपनी एकेडमी का मस्तिष्क कहा करते थे। और अरस्तु के शिष्य कौन थे? सिकंदर थे। अरस्तु यानी कि फादर ऑफ रियलिज्म, यथार्थवाद का जनक कहा जाता है। तो आज बात कर रहे हैं हम अरस्तु के बारे में। आगे देखिए, इसमें जो मेन चीजें हैं उनके बारे में हम बात करेंगे यहाँ पे, ज्यादा डिटेल में इन चीजों को न पढ़ते हुए, ठीक। यूं ये आदर्शवाद के जनक यानी कि प्लेटो के शिष्य थे। अब इसको देख सकते हैं, ये प्लेटो के शिष्य थे, और प्लेटो में इनकी बड़ी श्रद्धा थी। परंतु ये कहा करते थे कि प्लेटो में मेरी बड़ी श्रद्धा है, पर उससे भी अधिक श्रद्धा सत्य में है। तो प्लेटो पे तो ये कहते थे कि मेरी श्रद्धा है, लेकिन प्लेटो से भी ज्यादा जो इनकी श्रद्धा है वो किसमें है? सत्य में है, ठीक है। यही कारण था कि इन्होंने जैसा स्वयं सोचा समझा वैसा ही लिखा। जैसा ये खुद सोचते समझते थे वैसा ही ये लिखा करते थे। प्लेटो की अगर बात करें, प्लेटो विचारों के जगत को सत्य मानते थे और वस्तु जगत को असत्य मानते थे। यानी कि प्लेटो जो है विचारों का जगत जो है उसको सत्य मानते थे, और जो रियल में जो जगत है, जो वास्तविक जगत है, उसको असत्य मानते थे। अब बात करें, और वस्तु जगत के विचारों के जगत का प्रकटीकरण मात्र मानते थे, और वस्तु जगत को विचारों के जगत का जो है, जो विचारों का जगत जिसको सत्य मानते थे उसका एक प्रकटीकरण मानते थे। यानी कि प्रकट हो रहा है और रियल में वो चीजें देखने को मिल रही है, उसको सिर्फ प्रकटीकरण मानते थे। अगर बात करें आगे इसमें, अपने गुरु यानी कि प्लेटो के विचारों के प्रतिकूल चले। अब प्रतिकूल कैसे चले? देखिए, आपको पता है आदर्शवाद के ठीक अगेंस्ट है कौन? यथार्थवाद। आदर्शवाद ईश्वरीय सत्ता पे विश्वास करता है,
और यथार्थवाद क्या कहता है, रियलिटी की बात करता है, जो चीजें हमें दिखाई दे रही है उस पर बात करता है, साइंस की बात करता है, विज्ञान की बात करता है। ठीक, अरस्तु की बात करें तो अपने गुरु के विचारों के प्रतिकूल अरस्तु ने वस्तु की स्वतंत्र सत्ता सिद्ध की है। वस्तु की जो अपनी सत्ता है उसको सिद्ध किया है, स्वतंत्र सत्ता को। वस्तु जगत को वास्तविक माना है। अरस्तु ने कौन से जगत को वास्तविक माना है, वस्तु जगत को। और प्लेटो ने कौन से जगत को जो है सत्य माना है, तो विचारों के जगत को। ठीक, ठीक उसके अपोजिट चल रहे हैं। ठीक, अपने गुरु के यानी कि जो इनके गुरु जो थे वो कहते थे कि जो विचारों का जगत है वो सत्य है, लेकिन ये कहते हैं जो वास्तविक जगत है वो सत्य है। वस्तु की स्वतंत्र सत्ता मानने के कारण यथार्थवादियों के जनक भी माना जाता है। वस्तु को जो है वस्तु की स्वतंत्र सत्ता मानते थे ये, इसके कारण इनको यथार्थवादियों के जनक के रूप में भी माना जाता है। ठीक है, यहाँ इनके दार्शनिक चिंतन का क्रमबद्ध वर्णन प्रस्तुत है। नीचे अगर बात करें, नीचे वाली स्लाइड में आप देख सकते हैं अरस्तु का जो के दार्शनिक चिंतन की तत्व मीमांसा। तो इससे रिलेटेड यहाँ पे अरस्तु की अगर बात करें तत्व मीमांसा, जैसे हमने बताया था दर्शन शास्त्र के 3 चीजें बताई थी, जैसे मेटाफिजिक्स, एपिस्टेमोलॉजी और एक्जियोलॉजी, जिसमें हमने बताया था तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा और आचार मीमांसा की बात कर रखी थी। तो अरस्तु की अगर बात की जाए तो इसमें देखिए क्या कहते हैं, अरस्तु की तत्व मीमांसा का आधार क्या है, आधार प्रकृति विज्ञान है। अरस्तु ने अपनी पुस्तक भौतिकी यानी फिजिक्स में बड़े शब्दों में लिखा है कि प्रकृति दार्शनिक विचारों का प्रारंभिक बिंदु है। प्रकृति जो है, जो दार्शनिक हमारे विचार हैं उनका प्रारंभिक बिंदु कौन है, प्रकृति है। प्रकृति का महत्व स्वयं सिद्ध है और इसके महत्व को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। इनके अनुसार वस्तु जगत यथार्थ है, जो वस्तु जगत है वही यथार्थ है, वही रियल है। नेक्स्ट देखिए आगे क्या कहते हैं, अगर इनकी शिक्षण विधियों के बारे में बात करें उससे पहले थोड़ा सा और बात कर लेते हैं। इन्होंने जो अपना इनका दार्शनिक सिद्धांत रहा, जैसे कि हमने कहा अभी बात कर रहे थे हम चिंतन, इनकी तत्व मीमांसा की बात कर रहे थे। इसमें ये कहते हैं कि अगर बात करें तो ये किसके पीछे, ये कहते हैं कि जो पदार्थ है, पदार्थ के निर्माण के पीछे कारण कार्य का सिद्धांत इन्होंने प्रतिपादित किया। किसका सिद्धांत, कारण कार्य का। ये चीज आप नोट डाउन कर सकते हैं, कारण कार्य का सिद्धांत इन्होंने प्रतिपादित किया, कारण कार्य का सिद्धांत इन्होंने प्रतिपादित किया। कॉज एंड इफेक्ट, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है क्या, कॉज एंड इफेक्ट बोला जाता है, कॉज एंड इफेक्ट, यानी कि किसी चीज का कॉज और उसका इफेक्ट, उसका प्रभाव। कॉज एंड इफेक्ट सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, अगर क्वेश्चन बनता है तो ये किसने किया, अरस्तु ने किया। और इनके अनुसार जो है कारण 4 प्रकार के होते हैं। अब कारण जो है, कारण कार्य की बात कर रहे हैं तो कारण ये कहते हैं कारण 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार इन्होंने क्या क्या बताया इसमें अगर 4 प्रकारों की बात की जाए तो पहला इन्होंने बताया उपादान। क्या बताया, हिंदी में अगर आप लिखना चाहें तो उपादान बोलते हैं। दूसरे नंबर का अगर बात करें, उपादान को मटेरियल बोलते हैं। उपादान को क्या कहा है, मटेरियल। ठीक है, मटेरियल, उपादान का मतलब है यहाँ पे मटेरियल से, मैटर यानी कि जिसको हम पदार्थ भी बोलते हैं, मटेरियल सामग्री से है। दूसरे नंबर का पॉइंट इन्होंने क्या बताया, उपादान की अगर बात करें, दूसरा इन्होंने निमित्त बताया। निमित्त को बोलते हैं इफिशिएंट करके। दूसरे नंबर का पॉइंट बता रखा है निमित्त, इफिशिएंट। और तीसरे नंबर के अगर पॉइंट की बात की जाए, तीसरा पॉइंट इन्होंने क्या बताया, तीसरा पॉइंट बताया इन्होंने अकारात्मक। अकारात्मक बता रखा है जिसको बोलते हैं फॉर्मल। अगर बात करें फॉर्मल का मतलब औपचारिक होता है, लेकिन इन्होंने क्या बता रखा है, उसको आकारात्मक बता रखा है, फॉर्मल। और लास्ट इन्होंने बता रखा है लक्ष्यात्मक। क्या बता रखा है, लक्ष्यात्मक बता रखा है लास्ट इन्होंने। 4th नंबर का जो इन्होंने पॉइंट बता रखा है वो बता रखा है लक्ष्यात्मक, लक्ष्यात्मक। ठीक है, और जिसको इंग्लिश में क्या बोला गया है, फाइनल। जिसको इंग्लिश में क्या बोला गया है, फाइनल बोला गया। ठीक है, ये इन्होंने 4 कारण बताए हैं। इनके अनुसार 4 कारण क्या हैं, उपादान है जिसको मटेरियल बोलते हैं इंग्लिश में, निमित्त जिसको एफिशिएंट कहा जाता है इंग्लिश में, अकारात्मक जिसको इन्होंने फॉर्मल बोल रखा है, और लास्ट लक्ष्यात्मक है जिसको इन्होंने फाइनल बोल रखा है। तो इन्होंने कार्य कारण का सिद्धांत उसका प्रतिपादन किया और उसमें उन्होंने 4 प्रकार के क्या बताया हमें, इन्होंने कारण जो है 4 प्रकार के होते हैं ये बताया था उसमें। नेक्स्ट अगर बात करें तो इसमें आप देख सकते हैं जो इनकी अगर ये तो तत्व मीमांसा की बात थी। ज्ञान मीमांसा में इन्होंने क्या कहा, इन्होंने ज्ञान के 3 स्तर बताए। ज्ञान के 3 स्तर बताए इन्होंने। क्या क्या बताया ज्ञान के 3 स्तर, अगर वो नोट डाउन करना चाहें आप, ज्ञान के 3 स्तर इन्होंने जो बताए उसमें प्रथम बताया इन्होंने इंद्रियानुभव। इंद्रियों के द्वारा जो अनुभव होता है, इंद्रियानुभव बता रखा है। इंद्रियानुभव इन्होंने पहला बता रखा है। पहला पॉइंट क्या बता रखा है, इंद्रियानुभव।
दूसरा पॉइंट इन्होंने जो बताया, ज्ञान के जो 3 स्तरों की बात कर रही है, पहला इंद्रियानुभव, ये कहते हैं जिसके द्वारा हमें केवल विशेषों का जो है पृथक पृथक ज्ञान प्राप्त होता है। ठीक, विशेषों का यानी कि विशेष जो भी चीज है उसका पृथक पृथक उसका अलग अलग ज्ञान हमें प्राप्त होता है। दूसरा ये बोलते हैं पदार्थ ज्ञान। दूसरा इनके अनुसार कौन सा ज्ञान है? पदार्थ ज्ञान। ज्ञान मीमांसा की बात करें तो दूसरे नंबर का बताते हैं पदार्थ का ज्ञान। पदार्थ ज्ञान जिसके द्वारा हम विशेषों में सामान्य खोजते हैं, विशेष जो हमारी चीजें हैं उनमें हम सामान्य चीजों को खोजते हैं कहने का मतलब है, और उनके कारण कार्य के संबंध को जानते हैं, और उनका जो कारण कार्य का जो संबंध है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। और बात करें तो इस ज्ञान का जो है जीवन में उपयोग करते हैं। इस जो हम मतलब विशेषों द्वारा जो सामान्य की खोज करते हैं और उनके कारण कार्य का जो है संबंध को जानते हैं, और जो ये ज्ञान हमें प्राप्त होता है, ये ज्ञान का जीवन में हम क्या करते हैं, फिर अपने उपयोग करते हैं, उसको यूटिलाइज करते हैं। तीसरे नंबर का ये बताते हैं, तीसरे नंबर का जो पॉइंट ये बताते हैं, ये कहते हैं कि तत्व ज्ञान। तीसरा ज्ञान क्या बताते हैं? तत्व ज्ञान। तत्व ज्ञान की बात करते हैं, और ये कहते हैं परम द्रव्य, परम तत्व और शुद्ध सत्ता, सत्य अथवा ईश्वर का ज्ञान है, और यही जो है सर्वोत्तम ज्ञान है। ये कहते हैं कि जो तत्व ज्ञान है यही सर्वोत्तम ज्ञान है। और अरस्तु जो है भौतिक और आध्यात्मिक दोनों प्रकार के ज्ञान को आवश्यक मानते थे। इसके साथ साथ ये भौतिक और जो है आध्यात्मिक दोनों प्रकार के ज्ञान को आवश्यक मानते थे। इनकी दृष्टि से अगर बात करें तो जो भौतिक ज्ञान है, ये कहते थे कि जो है भौतिक और आध्यात्मिक ज्ञान दोनों आवश्यक हैं। इनकी दृष्टि से किसी भी प्रकार का ज्ञान मनुष्य को अपनी इंद्रियों यानी कि इंद्रियों में ये बात करते हैं कर्मेंद्रियों, ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों। अगर इंद्रियों की ये बात करें तो इंद्रियों में ये 2 चीज कहते हैं। इंद्रियों में एक तो ज्ञानेंद्रियों बोलते हैं और कर्मेंद्रियों। दूसरा ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियों द्वारा जो प्राप्त होता है उसको ये क्या मानते हैं, उस टाइप के ज्ञान को ये कहते हैं कि ये ज्ञान क्या है? भौतिक ज्ञान है। भौतिक ज्ञान की प्राप्ति कैसे की जा सकती है? कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों के द्वारा जो प्राप्त ज्ञान होता है उसको भौतिक ज्ञान बोलते हैं। और इंद्रियों की बात अगर करें, इंद्रियों को जो है ये ज्ञान प्राप्त करने का आधार मानते थे। ठीक, ये इनके अकॉर्डिंग ये कहते थे जो ज्ञानेंद्रियां हैं और कर्मेंद्रियां हैं इनके द्वारा जो ज्ञान प्राप्त होता है वही रियल ज्ञान होता है, उसी ज्ञान को ज्यादा महत्व देते थे। और इनका तर्क ये था कि सूक्ष्म की कल्पना जो है, अगर बात करें जो अमूर्त की कल्पना है वो मूर्त के आधार पर होती है। जब हम कोई चीज देखते हैं, किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं, हम जब कोई मूर्त चीज को देखते हैं तो उसके आधार पे ही हम अमूर्त की कल्पना करते हैं। तो कहने का मतलब है सूक्ष्म यानी कि ये कहते हैं सूक्ष्म की कल्पना किसके द्वारा होती है? स्थूल के द्वारा, स्थूल के आधार पर होती है। ये मूर्त को स्थूल, जैसे मूर्त को क्या स्थूल, स्थूल का मतलब है व्यापक, तो मूर्त के आधार पर ही हम सूक्ष्म की कल्पना करते हैं, यानी कि अमूर्त की कल्पना करते हैं। यानी कि मूर्ति हमने सामने देखी, रियल ऑब्जेक्ट देखा, उसके बेस पे ही हम जो है एब्स्ट्रैक्ट इमेज के बारे में जो है वो करते हैं, कल्पना करते हैं। एब्स्ट्रैक्ट चीजों के बारे में कल्पना करते हैं, यानी कि जो अमूर्त चीजें हैं उनके बारे में कल्पना करते हैं। तो इसमें अब देखिए, इसमें जो हमारे पास है शिक्षण विधियां, शिक्षण विधियों में ये क्या कहते हैं? शिक्षण विधियों में ये क्या कहते हैं? और इसके अलावा अगर इनके मूल्य मीमांसा की बात की जाए तो ये शाश्वत मूल्यों और नैतिक मूल्यों दोनों में, शाश्वत मूल्यों और नैतिक नियमों में विश्वास नहीं करते थे। इन्होंने अपनी एक पुस्तक थी, इनकी एक पुस्तक थी निकोमेकियन एथिक्स करके, उसमें इसके बारे में इन्होंने स्पष्ट किया है। बुक का नाम क्या बताया हमने, जिसमें इन्होंने जो है शाश्वत मूल्यों और नैतिक मूल्यों पे ये विश्वास नहीं करते थे। उस बुक में इसका जिक्र मिलता है, निकोमेकियन करके एक इनकी बुक है जिसमें इन्होंने इस चीज को स्पष्ट किया हुआ है। शिक्षण विधियों की बात करें तो अरस्तु के समय शिक्षा जो है, आप देख सकते हैं अरस्तु के समय शिक्षा की केवल मौखिक विधियों का प्रयोग होता था। अरस्तु के अगर समय की बात की जाए तो शिक्षा की मौखिक विधियों का प्रयोग होता था। सुकरात प्रश्नोत्तर विधि द्वारा युवकों को शिक्षा दिया करते थे। सुकरात की अपनी कौन सी विधि थी? प्रश्नोत्तर विधि। और अगर बात करें तो उनकी प्रश्नोत्तर विधि के 2 रूप थे, आगमन और समस्या समाधान। क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है, आगमन और समस्या समाधान किसकी विधि के 2 रूप थे, यानी कि किसकी जो है विधि के 2 रूप थे, या प्रश्नोत्तर विधि के 2 रूप क्या है? आगमन या समस्या समाधान। अब बात करें अरस्तु के गुरु प्लेटो ने शिक्षण की संवाद और वाद विवाद विधियों का विकास किया। अरस्तु की मान्यता थी सच्चा ज्ञान प्रत्यक्ष अनुभव द्वारा प्राप्त किया जा सकता है।
यानी कि प्रत्यक्ष अनुभव के द्वारा सच्चा ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। ये कौन मानते थे? अरस्तु। अरस्तु की अगर अनुसार बात करें, इंद्रियां ज्ञान प्राप्ति का आधार है। जो हमारे जो सेंस ऑर्गन है, जो हमारे ज्ञानेंद्रियां हैं, वो जो है ज्ञान प्राप्ति का आधार है। इंद्रियां, तभी उनको ज्ञानेंद्रियां बोला जाता है। जितनी भी हमारे जो सेंस ऑर्गन्स हैं वही ज्ञान प्राप्ति का आधार है। इस आधार पर उन्होंने अपने पूर्व विचारकों द्वारा विकसित शिक्षण विधियों को नया रूप दिया और उन्हें प्रत्यक्ष, अवलोकन, व्याख्यान, संवाद, आगमन और तर्क विधियों की संज्ञा दी। आगे आप देख सकते हैं, जो है प्रारंभिक प्रयास की दृष्टि से अरस्तु द्वारा जो विकसित शिक्षण विधियां थी वो प्रशंसनीय है। कहने का मतलब है आज भी इन विधियों का किसी न किसी रूप में प्रयोग होता है, परंतु इस लंबे अंतराल में शिक्षण की अनेक जो है अन्य विधियों का विकास हो चुका है। भिन्न भिन्न स्तर के बच्चों के शिक्षण के लिए भिन्न भिन्न विधियों का विकास हो चुका है। अब अरस्तु द्वारा निर्मित विधियों का कम ही महत्व है, ये ऐसा जो है इसमें दिया गया है। ठीक, नेक्स्ट अब बात करें शिक्षा के उद्देश्य के बारे में। शिक्षा के उद्देश्य इनके अनुसार क्या होने चाहिए? ये कहते हैं जो है स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। अगर हम स्वस्थ हैं तो तब जाके हमारा माइंड भी क्या होगा? स्वस्थ होगा, और माइंड स्वस्थ होगा तो हमारा माइंड जो है प्रॉपर काम कर पाएगा। तो अरस्तु के अनुसार मनुष्य जीवन का उद्देश्य आनंद की प्राप्ति है। मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है? आनंद की प्राप्ति है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अरस्तु ने शिक्षा के 5 उद्देश्य निर्धारित किए। शारीरिक विकास, मानसिक शक्तियों और विवेक शक्तियों का विकास। तीसरा है सामाजिक व्यवहार और नागरिक गुणों का विकास। अच्छी आदतों का निर्माण एवं चारित्रिक विकास। लास्ट है अवकाश के समय सदुपयोग में प्रशिक्षण। ये जो है इन्होंने 5 उद्देश्य निश्चित किए हैं। किसके? जो है इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए। किस उद्देश्य की? जो मनुष्य का उद्देश्य है वो क्या है? आनंद की प्राप्ति है। आनंद की प्राप्ति के लिए ये 5 इन्होंने उद्देश्य निश्चित किए हैं। उद्देश्य क्या होता है? उचित दिशा में किया गया प्रयास। तो आगे देख लेते हैं इनके अनुसार शिक्षा की पाठ्यचर्या क्या है। शिक्षा की पाठ्यचर्या के बारे में ये क्या कहते हैं, इस बारे में बात करते हैं। तो अरस्तु ने जो है शिक्षा को अगर बात करें तो शिक्षा को 21 वर्ष की आयु तक महत्वपूर्ण माना है। इन्होंने 21 वर्ष तक की शिक्षा की पाठ्यचर्या का निर्माण किया है। अरस्तु ने शिक्षा की पाठ्यचर्या को 3 स्तरों में विभाजित किया। अब 21 साल तक की जो शिक्षा इन्होंने महत्वपूर्ण मानी है उसको कितने चरणों में विभाजित किया है, इस टाइप का क्वेश्चन बनता है। 3 चरणों में इन्होंने, पहला जो है जन्म से 7 वर्ष तक, द्वितीय जो है 7 से 14 वर्ष तक, और तीसरा क्या है 14 से 21 वर्ष तक। ठीक है, ये 3 चरणों में इन्होंने विभाजित किया है जो इन्होंने शिक्षा की बात कर रखी है। इन्होंने प्रत्येक स्तर के लिए अलग अलग पाठ्यचर्या निश्चित की है। प्रथम स्तर पर जन्म से 7 वर्ष पर इन्होंने क्या कहा है? खेलकूद, व्यायाम एवं संगीत को। द्वितीय स्तर पर किसको महत्व देते हैं? 7 से 14 में पढ़ने लिखने, सामान्य ज्ञान, गणित, रेखा गणित, भूगोल और चित्रकला। और तीसरे स्तर की बात की जाए तो तीसरे स्तर में 14 से 21 में बोलते हैं रेखा गणित, विज्ञान, मनोविज्ञान, चिकित्सा शास्त्र और नीति शास्त्र को स्थान दिया है। इनकी दृष्टि से राजनीति की शिक्षा 21 वर्ष के बाद देनी चाहिए। वैसे 21 वर्ष के बाद मनुष्य अपनी इच्छा और आवश्यकता अनुसार शिक्षा ग्रहण करने के लिए स्वतंत्र होने चाहिए। तो राजनीति की शिक्षा ये कहते हैं 21 के बाद। ठीक है, 21 साल तक की इन्होंने शिक्षा व्यवस्था के बारे में बताया और 3 चरणों में उसको डिफाइन किए हैं। नेक्स्ट, अब हमारे पास है लास्ट में क्वेश्चन, और जो इनकी डेफिनेशन है वो डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन ये कहते हैं जो है स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करना ही शिक्षा है। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण, स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण। ठीक है, ये कहते हैं स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करना ही क्या है? शिक्षा है। यानी कि एजुकेशन इज द क्रिएशन ऑफ साउंड माइंड इन अ साउंड बॉडी। साउंड माइंड इन अ साउंड बॉडी। साउंड बॉडी में ही जो है साउंड माइंड यानी कि क्या करेगा? एग्जिस्ट करेगा। यही क्या है? एजुकेशन बोलते हैं इसको। अगर सिंपल से उसमें बोलें तो हेल्दी माइंड एग्जिस्ट इन अ हेल्दी बॉडी। जो हेल्दी माइंड है वो कहाँ एग्जिस्ट करता है? हेल्दी बॉडी में। अगर इंसान स्वस्थ है तो उसका माइंड भी स्वस्थ होगा और तब जाके वो शिक्षा प्राप्त कर पाएगा। और अगर सपोज दैट ऑलरेडी बीमार है तो फिर उसका माइंड भी प्रॉपर काम नहीं करेगा, निगेटिविटी रहेगी दुनिया भर की, तो इस हालत में शिक्षा प्राप्त करना जो है पॉसिबल नहीं है। ठीक,
अब ये है हमारे पास एमसीक्यूज जो हम यहाँ पे लास्ट में डिस्कस करने वाले हैं। अरस्तु ने विशेष रूप से शिक्षा कहाँ प्राप्त की? तो चार ऑप्शन हमारे पास हैं। अरस्तु की अगर शिक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो इन्होंने शिक्षा कहाँ प्राप्त की? घर में, मंदिर में, लिसियस में, एकेडमी में। तो इन्होंने एकेडमी में, प्लेटो एकेडमी आपने सुना होगा, ठीक है, प्लेटो एकेडमी में इन्होंने शिक्षा प्राप्त की। और प्लेटो ने इनको क्या कहा? अपनी जो शिक्षा एकेडमी है उसके लिए इन्होंने क्या बोला था? प्लेटो ने इनको उसका मस्तिष्क कहा था। अपनी एकेडमी का इनको क्या बोला था? मस्तिष्क कहा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सेकंड नंबर का हमारे पास जो क्वेश्चन है, सेकंड नंबर का क्वेश्चन देख सकते हैं। अरस्तु ने शिक्षा के किस उद्देश्य पर सबसे अधिक बल दिया है? अरस्तु ने जो शिक्षा के उद्देश्य बताए उनमें सबसे अधिक बल किस पर दिया है, ये पूछा जा रहा है दूसरे वाले क्वेश्चन में हमें। तो ये बात करते हैं शारीरिक और मानसिक विकास पे। अभी हमने पढ़ा हेल्दी माइंड और हेल्दी बॉडी की बात करते हैं। बॉडी का मतलब है शरीर से, माइंड का मतलब है मस्तिष्क से। तो शारीरिक और मानसिक विकास पे ये क्या करते हैं? बल देते हैं, ठीक है। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, अरस्तु ने जन्म से 21 वर्ष तक की जो शिक्षा है उसके लिए ये जो है उसको कितने भागों में विभाजित किया है? हमने पढ़ा था 21 वर्ष तक की शिक्षा की बात करते हैं, उसके बाद ये कहते हैं राजनीति की शिक्षा तब जाके लेनी चाहिए, उसके बाद स्वतंत्र हो जाता है। तो 21 तक के लिए इन्होंने बताया था। 0 से पहले बात करें तो 7, और 7 से 14, फिर 21, ठीक है। तो ये इन्होंने बताया है और 3 चरणों में इसको विभाजित किया है। लास्ट हमारे पास है लास्ट क्वेश्चन, अरस्तु ने शिक्षा की व्यवस्था करना किसका उत्तरदायित्व माना है? अरस्तु ने जो है शिक्षा की व्यवस्था करना किसका उत्तरदायित्व माना है? परिवार का, समाज का, राज्य का, कि इनमें से कोई नहीं? तो अरस्तु के अनुसार जो है शिक्षा की व्यवस्था करना राज्य का उत्तरदायित्व है। तो ये थे कुछ एमसीक्यूज जो कि अरस्तु पे पहले हमने यहाँ पे थोड़ा बहुत जानकारी ली, उसके बाद ये क्वेश्चन आंसर डिस्कस किए। कैसी लगी वीडियो जरूर बताएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।